नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। हमारा क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए दिया है x डिग्री, एंगल बी दिया है 3x डिग्री और एंगल सी दिया है y डिग्री। ठीक है, तो ए और बी में हमको सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी माननी है, क्योंकि दोनों को x से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे? x। ठीक है, एक x गुना है तो दूसरा 3x गुना है, नहीं समझे? 3 टाइम्स, दोनों x ही है ना, एंगल ए और एंगल बी। एंगल सी को y बोला है, तो एंगल सी डिफरेंट क्वांटिटी हो गई। इफ़ 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एक रिलेशन बता दिया। क्या बोला है? 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन प्रूव दैट दिस इज ए राइट ट्राइंगल। हमको क्या प्रूव करके दिखाना है? ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे? राइट ट्राइंगल प्रूव करने के क्या तरीके हैं? अच्छा, किसी ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कब बोलते हैं? जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ठीक है, हम भी एक एंगल 90 डिग्री ला के दिखा देंगे तो ट्राइंगल क्या प्रूव हो जाएगा? 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। बस बात खत्म। समझ में आई बात? सो स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक ट्राइंगल इमेजिन कर लेते हैं, जस्ट फॉर डिफरेंस। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं कहीं पर, यहाँ बना लेता हूँ मैं। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, इसको राइट एंगल हमने प्रूव करना है। ए बी सी नाम हम बाद में दे देंगे, या ओके, एंगल ए है x डिग्री, एंगल बी है, ओके, हमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एंगल ए, एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। एंगल ए को उसने x डिग्री बोला है, एंगल बी को आई थिंक यही 90 डिग्री बनना चाहिए, और एंगल सी को उसने y डिग्री बोला है। तो हमको भी नहीं मालूम है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। बाद में हम फिर अपने हिसाब से दूसरा ट्राइंगल बना लेंगे। हम एक रफ ट्राइंगल बना रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो एंगल 90 डिग्री बनेगा उस हिसाब से फिर हम अपने ट्राइंगल को मोड़ लेंगे। ठीक बात? और एक रिलेशन हमको दी हुई है, कौन सी? 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू x, एंगल b इज इक्वल टू 3x एंड एंगल c इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या था वो? 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। एंगल बराबर एंगल ही होगा ना। अब ये कौन सा साइन है जी? इक्वल। तो ये क्या है? इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन 1। ये उसने बता दिया। दोनों x और y आ रहे हैं इसमें, तो ये एक इक्वेशन हम कंसिडर कर लेंगे। अब इसमें 2 वेरिएबल है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। तो 2 वेरिएबल हैं, तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो क्वेश्चन ही ने दे दिया खुद ही, और एक हमको ढूंढ के लाना पड़ेगा। लेकिन उसने कोई स्टोरी नहीं सुनाई है। अभी तक क्या हो रहा था कि क्वेश्चन आपको 2 स्टोरी सुनाता था, 2 कंडीशन बताता था। एक कंडीशन से एक इक्वेशन बना लेते थे, दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे उसने कोई स्टोरी नहीं सुनाई है, चुपचाप बढ़िया से एक इक्वेशन लिख के दे दिया है, ये लो भैया, और बाकी की चीज़ें आप निकाल के दिखाओ। तो इसमें हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। कितने? 2। तो हमको 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ये तो एक इक्वेशन है, दूसरा कैसे आएगा? दूसरा सोचिए कैसे आएगा। दूसरा हमको उसने हिंट दिया है कि उसने एंगल बताया है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल बता दिए हैं, एंगल ए, बी और सी। हाँ जी, सम करेंगे तो कितना आता है? एंड दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इक्वल आएगा उसमें, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वल आया, दैट विल बी इक्वेशन। तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वल साइन आ गया, बस हो गया, ये इक्वेशन हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू रख दो। यहाँ है ए को क्या लिखना है? x, b को क्या लिखना है? 3x, और c को क्या लिखना है? y। दिस इज 180 डिग्री।
हो गया। अब ये x और x दोनों x हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 1x + 3x 4x डिग्री, ये y अकेला है, दिस इज y डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं y डिग्री। आगे पीछे लिखना अलाउ है क्योंकि ये पहले y को लिखा है फिर x को लिखा है, तो हम भी पहले y लिख लेते हैं फिर x लिख लेंगे। पहले इन्होंने y लिखा है अपने इक्वेशन में, फिर x को लिखा है, तो हम भी जब इक्वेशन बनाएंगे तो पहले किसको लिख लेंगे, y को फिर x को। एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, हो गया जी। हाँ, अब आप देखिए इसको हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, रादर इट विल बी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एनी मेथड यू प्रिफर, कोई भी। किससे बनाना पसंद करेंगे आप? सब्स्टिट्यूशन से चले हम लोग कि एलिमिनेशन से बनाएंगे? किससे बनाना है, जल्दी बोलिए। एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से? हाँ, यही प्रॉब्लम होता है जब हम ऑप्शन रखते हैं ना, तो आधी जनता इधर आधी जनता उधर हो जाती है। अगर मैं इसको एलिमिनेशन से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा? किस सबसे पहले तो हम छांटेंगे कि हम डिलीट किसको करें। तो आप बताइए डिलीट किसको करना है, किस वेरिएबल को, x को कि y को? y को, ठीक। तो y तो डिलीट तब होगा जब इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका भी 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 है, इसको भी 3 बनाएंगे। 3 बनाने का तरीका क्या है, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन भी सेम है। तो डिलीट करने के लिए फिर क्या करना है, एक का साइन चेंज करना है, माइनस होना चाहिए, तो क्या करना है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे, कट जाएगा। और मान लो अगर मुझे x को डिलीट करना होता तब कैसे करते? इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, x का मल्टीप्लाई। x का क्यों करेंगे बिटिया, हम नंबर सेम बनाते हैं। इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो x को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होना, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर हुआ तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा, और इस चैप्टर में उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। फिर उसको हम थर्ड चैप्टर में धक्का मार देंगे, जाओ वहाँ, ठीक है। तो फिर ये कैसे डिलीट होगा, अगर एक 5x है और एक 4x है, तो फिर हम यहाँ एलसीएम लेंगे 5 और 4 का। कितना होता है एलसीएम 5 और 4 का? 20। एलसीएम कितना होगा? हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों x के कोफिशिएंट को कितना बनाएंगे, 20। तो ये भी 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई। तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 20 हो गया, 20 हो गया। ऑलरेडी एक प्लस माइनस में है, तो आपको साइन नहीं चेंज करना, ऐड कर दीजिए, कट जाएगा वैसे ही प्लस माइनस। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब आप बताइए क्या करना है, एलिमिनेशन के साथ चलना है या सब्स्टिट्यूशन के साथ चलना है? सब्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, छांट लीजिए किस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालना पसंद करेंगे, 1 से कि 2 से? सेकंड से y की वैल्यू निकाल लें, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू 180 माइनस 4x डिग्री। ये समझ आया? 4x को हमने उधर भेज दिया। अब ये y की वैल्यू आ गई, दिस विल बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 3। बाद में हम यहीं से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये कहाँ से निकाला हमने, फर्स्ट से कि सेकंड से? सेकंड से। तो रखेंगे कहाँ, फर्स्ट में जाके रखेंगे। सेकंड इक्वेशन से निकला ना जी ये, तो इसको रखेंगे किस में, फर्स्ट में। पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। y की जगह y की वैल्यू 3, y मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, तो y की जो क्वांटिटी बनी है वो भी 3 के साथ मल्टीप्लाई में रहेगी। हाँ, मल्टीप्लाई करिए, 3 0 जा 0, 8 3 जा 24, 3 1 जा 5, ठीक, 540 180 से मल्टीप्लाई करने से। 3 4 जा 12 माइनस दिस इज 5x इज इक्वल टू 30। ये दोनों x वाले हैं, साथ में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, 12x और 5x, माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 5 17x इज इक्वल टू 30। अब देखिए ये नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर को साथ में होना चाहिए। ये वेरिएबल वाला x है, इसको अलग कर दीजिए। तो ये माइनस में है 17x, इसको उधर ले जाऊंगा तो
प्लस में हो जाएगा। तो 17x को हम उधर ले गए, लिखना किसी भी तरह अलाउ है, इधर लिख लो उधर लिख लो, ये आपके दिमाग में चलता है खेल कि मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, साइन चेंज हो रहा है। तो मैं 17x को इक्वल के उधर ले गया, साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब हमने ये इक्वल साइन लगाया, इस तरफ कौन बचा है? तो अगर मैं माइनस 17x को उस तरफ ले गया हूँ तो 30 को कहाँ ले आऊँ? इस तरफ। 30 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। बोलिए ये समझ में आया? लिखना अलाउ है, इधर का उधर लिख सकते हो, लेकिन साइन अच्छे से डिसाइड करके लिखना है। ओके, घटाइए इसको। 510 17x, सो 510 डिवाइडेड बाय 17 कटेगा। 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए भला, कितना होता है? 17 3 जा 51 होता है। तो ये 3 टाइम इसको काटेगा, एक 0 लग जाएगा। सो इट विल बी 30। x की वैल्यू आ गई 30। अब हमको y निकालना है, ये हम झंडा लगा आए थे, थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, आपको y मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल टू 180 माइनस 4x डिग्री है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x इज 30, 4 3 जा 12, हाँ कितना बचा? 60। y की वैल्यू कितनी हो गई? 60। अब अभी ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल प्रूव नहीं हुआ, जो हमारा क्वेश्चन था अल्टीमेट। अभी हमको x और y की वैल्यू पता चली है। अब हम तीनों एंगल निकालेंगे अलग अलग। तीनों एंगल में कोई एक एंगल 90 आया तो कंपलसरी ये क्या प्रूव हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो तीनों एंगल ये लिखे हैं हमारे, x 3x और y। तो ये 30 आया है, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 90, और हमारा ट्राइंगल बिल्कुल ठीक बना है। तो हम तीनों एंगल यहाँ पे निकाल लेते हैं। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 30, एंगल B इज इक्वल टू 3x डिग्री यानी 90, एंगल C इज इक्वल टू y था एंड दिस विल बी 60 डिग्री। हो गया? तो एक एंगल 90 है, इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is a right triangle. This is proved. ठीक है, हो गया? आगे बढ़ा जाए? ठीक। एग्जाम्पल नंबर 17, हमारा क्वेश्चन है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक जहाज है जो 10 घंटे चलती है। कितने घंटे? ये क्या बताया जा रहा है? व्हाट इज 10 आवर? 10 घंटे क्या है ये? टाइम है। आवर मिनट सेकंड ये क्या चीज़ होता है? हाँ, तो पहला सिचुएशन ये बताया जा रहा है कि एक बोट है जो कितने घंटे चलेगी? 10 आवर। टाइम बताया गया, ध्यान रखिएगा, टाइम। क्या? टाइम। अब वो चलती कैसे है? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या चीज़ है? इसका आंसर ये है कि जब नदी बहती है तो किसी एक डायरेक्शन में तो जाती होगी ना बह के, तो जिधर नदी बह के जाती है उधर ढलान होता है, इसलिए पानी बहता है उस तरफ। नहीं समझे? पानी किधर से किधर बहता है जी? ऊंचे लेवल से लोअर लेवल की तरफ, जिधर ढलान होता है उधर पानी बहती है। इसका मतलब नदी जिधर फ्लो होती है उधर ढलान होगा, इसलिए पानी उधर फ्लो होके जाता है। जिधर पानी बह रहा है उधर ढलान होगा, तो उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? क्योंकि वो ढलान होता है, पानी उधर बहता है, दैट्स वाई वी विल कॉल इट डाउन स्ट्रीम। ठीक है? और इसका मतलब अगर उधर ढलान है तो इधर क्या होगा? जहाँ से पानी आ रहा है बह के उधर लेवल ऊपर होगा, तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप, ठीक है? ऊंची लेवल से स्ट्रीम का आना, स्ट्रीम का मतलब पानी से है, करंट से है उसकी। समझ में आ गई बात? तो एक जहाज है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है। हमने इंजन स्टार्ट किया, पानी ऐसे बह के आ रहा है इस तरफ, तो हमने पहले अप स्ट्रीम गाड़ी चलाया, जहाँ से पानी बह के आ रहा है उधर गाड़ी चलाया। तो कितना किलोमीटर गए हम? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और उसके बाद फिर 44 किलोमीटर वापस आए डाउन स्ट्रीम, जिधर पानी बह रही है उसी तरफ आ गए। तो पहले 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए, उसके बाद 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आए। टोटल टाइम कितना लगा? 10 आवर में ये जर्नी कंप्लीट हो गई। 30 किलोमीटर ऊपर और 44 किलोमीटर नीचे। ठीक है? ये पहला पिक्चर है।
दूसरा पिक्चर देखिए, इन 13 आवर, दूसरा टाइम क्या बताया गया है 13 आवर, 13 घंटे लगे। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना गया, पहले वाले केस में कितना गया था 30 किलोमीटर, अब कितना जा रहा है 40 किलोमीटर। एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले वाले केस में डाउन स्ट्रीम कितना था 44, अब कितना जा रहा है 55 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है टोटल 13 घंटे। यानी अब की बार वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, और टोटल टाइम उसने कितना लिया 13 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमको भाई स्ट्रीम का यानी जो लहर है उसकी स्पीड बताइए और बोट की स्पीड बताइए। हो गया, किसके किसके स्पीड बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम ये बताएंगे स्ट्रीम की स्पीड वही होगी जो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम जाते समय होगी, वही हम स्ट्रीम की स्पीड में मानेंगे, लहर की स्पीड। क्योंकि अगर हम जहाज़ को खड़ा कर दें और जहाज़ का इंजन बंद कर दें, क्या करें, बोट को पानी के ऊपर खड़ा करें, पानी बह रहा है, और बोट का इंजन बंद कर दें। जब इंजन बंद कर देंगे तो गाड़ी खड़ी रहेगी कि बह जाएगी पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ बह जाएगी। उस समय उस जहाज़ की स्पीड कितनी होगी, जो पानी की स्पीड होगी नीचे जाते समय। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। हम लोग बरसात में कागज़ के बने हुए नाव नहीं चलाते, रोड में जो पानी फिल हो जाता है, या नदियों में कभी कभी हम लोग कागज़ के बने हुए नाव चलाते हैं। जब बारिश में हम लोग नाव चलाते हैं कागज़ वाली, तो बारिश का पानी जिधर जाता है उसके ऊपर जैसे आप नाव रखते हो नाव चला जाता है। उस समय नाव की स्पीड कितनी होती है, जितनी स्ट्रीम की स्पीड होती है, पानी की लहर की स्पीड। समझ आई बात। बहरकैफ इसमें हमको ये बताना है कि ऊपर जाते समय जहाज़ की स्पीड कितनी होगी, नीचे जाते समय जहाज़ की स्पीड कितनी होगी। इसमें क्वेश्चन को ऐसा पूछना चाहिए था, स्ट्रीम की स्पीड नहीं पूछना चाहिए। आई बात समझ कि नहीं आई। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं सबसे पहले, ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ आए। ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ नदी का, और ये नदी आप ऊपर से देख रहे हो। जैसे नीचे नदी बह रही हो, आप छत के ऊपर खड़े हो, आपके घर के बगल से नदी ऐसे बह रही हो और आप ऊपर से झांक रहे हैं, तो ये टॉप व्यू देख रहे हैं आप। कौन सा व्यू, यानी ऊपर चढ़ के नीचे देख रहे हैं, नदी बह रही है, उसके ऊपर जहाज चल रहे हैं। नदी का फ्लो इस तरह है, समझ गए। तो जाहिर सी बात है ये इलाका क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम, और ये इलाका क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है। अब जहाज एक है और केस 2 है, तो ये हम केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1, यहाँ हमने जहाज रखा, ये दिस इज बोट। क्या है ये, बोट। हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे नाव का, ये समझाने के पर्पज़ से ये बोट है मान लो। और बोट चलता है, पहले किधर जाता है डाउन स्ट्रीम, फिर किधर जाता है अप स्ट्रीम। कि पहले अप स्ट्रीम गया है, अप स्ट्रीम गया पहले ना, ठीक है, जान दो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ बना दो ना, ये लो, दिस इज़ बोट। ठीक है, अब ये अप स्ट्रीम की तरफ चलेगा ऐसे, ये, और यहाँ पहुँचेगा यहाँ पे, और उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पहुँच जाएगा फिर से डाउन स्ट्रीम, है ना। और टोटल टाइम कितना लेगा, कितना 10 आवर ना, 10 है ना, टोटल टाइम लेगा 10 घंटे, 10 आवर्स। समझ आया। अब आप मुझे बताइए, जब ये जहाज़ ऊपर जाएगा और जब ये नीचे जाएगा, तो क्या इसकी स्पीड एक जैसी होगी ऊपर जाते समय और नीचे आते समय, कि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। श्योर, सही बताओ। सेम होगी, अलग अलग होगी, सेम। क्यों, अच्छा, ज़्यादा स्पीड किधर होगी, ऊपर आते समय कि नीचे जाते समय, नीचे जाते समय, क्योंकि पानी उसको खुद बहा के ले जा रहा है, तो पानी की स्पीड भी उसको मिल जाएगी। इंजन का स्पीड तो है ही अपना, साथ में वाटर उसको खुद फ्लो करा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसी होती है, ज़्यादा। अप स्ट्रीम में स्पीड कैसी होती है, कम। कहने का मतलब अलग अलग स्पीड होती है। तो दोनों की स्पीड हम क्या मानेंगे, अलग अलग मान के बनाएंगे, दोनों की स्पीड अलग अलग मानेंगे। तो अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड मान लेता हूँ x, क्या मान लूँ, हाँ, स्पीड अप स्ट्रीम कितना ले लें हम, x
किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे? अप स्ट्रीम जाते समय गाड़ी की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तब स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ डाउन स्ट्रीम जाते समय हमने स्पीड ले लिया, स्पीड डाउन स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना ले लिए? y किलोमीटर पर आवर। ये पहला केस है ना। और इसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हुई? आंसर है, उसने हमको टाइम बताया है कि यहाँ से आके यहाँ तक आने में, वापस यहाँ पहुँच जाने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 10 आवर। ठीक है, कितना टाइम लगा? 10 घंटे टाइम लगते हैं टोटल। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, और हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसा है? अप स्ट्रीम कितना चलता है जी डिस्टेंस? डिस्टेंस बोलिए, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस पहले केस में कितना था? 30 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी थी? ये देखिए, कुछ समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक आने की डिस्टेंस हमको मालूम है 30 किलोमीटर उसको चलना है। कितने स्पीड से? x। और यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर जाना है? 44 किलोमीटर जाना है। कितने स्पीड से? y किलोमीटर की स्पीड से। और टोटल टाइम लगना है 10 आवर्स। तो हमको टाइम की भाषा में बात किया गया है। किस भाषा में? तो हम भी ना टाइम की लैंग्वेज में बात करेंगे। किसकी भाषा में बात करना है? और हमारी इक्वेशन जो सेट होंगे वो टाइम की भाषा में सेट होंगे, क्योंकि जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है उसी भाषा में हमको इक्वेशन सेट करना होता है। ठीक है, तो अगर हमको टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम, तो टाइम बराबर तो टाइम ही होगा ना। टाइम बराबर स्पीड या डिस्टेंस आप नहीं लिख सकते। टाइम इक्वल टू टाइम होगा जब हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इसमें 3 चीज़ शामिल हो गई। नंबर 1 डिस्टेंस शामिल हो गया, 44 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। नंबर 2 स्पीड शामिल हो गया, हमने x मान लिया, y मान लिया, ऊपर और नीचे की स्पीड। नंबर 3 टाइम शामिल हो गया। कितनी चीज़ आ गई? डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम आ गया। और अब हमको काइनेमेटिक्स का फेमस फार्मूला याद करना है, जिसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम तीनों आते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। मोशन की इक्वेशन जिसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम आते हैं। कौन सा फार्मूला है वो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये बड़ा फेमस सा फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे अगर टाइम की भाषा में बात करना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ में आता है? टाइम बचा लीजिए, स्पीड को यहाँ भेज दीजिए नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये क्लियर है? तो टाइम की लैंग्वेज में बात करेंगे तो टाइम किसको बोलना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड को बोलना है। अब देखिए, अप स्ट्रीम जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 30। कितने स्पीड से? x। तो डिस्टेंस है 30, स्पीड है x। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड? टाइम। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 30 अपॉन x आवर। नहीं समझे भाई? टाइम क्या चीज़ होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब भी आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे आपको टाइम मिल जाएगा। तो अगर मुझे 30 किलोमीटर सफ़र करना है और मैं x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ, तो मैं कितने टाइम में पहुँचूँगा? नहीं समझे? कठिन हो गया है ना। अगर मुझे 30 किलोमीटर का सफ़र करना है और मैं x किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा हूँ, तो मैं कितने घंटे में पहुँचूँगा? इसको मैं और इजी कर दे रहा हूँ। अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ और मुझे 100 किलोमीटर जाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं चलता हूँ, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, ये मेरी स्पीड है। और मुझे 100 किलोमीटर जाना है, तो मैं कितनी देर में पहुँचूँगा? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो अगले 1 घंटे में और 50 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 100 किलोमीटर। कितना टाइम लगा? 2 घंटे। और ये निकला कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से। डिस्टेंस 100 किलोमीटर हमको ट्रेवल करना है, स्पीड क्या है? 50। 100 अपॉन 50 करिए, कितना आया? 2 आवर। समझ गए? दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड। 30 अपॉन x क्या चीज़ हो गया? टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम। ठीक है, इसी तरह डाउन स्ट्रीम अगर हमको जाना है तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आंसर है डिस्टेंस कितना जाना है? 44। कितने स्पीड से जाना है? y। तो टाइम कितना लगेगा? 44 अपॉन y। तो ऊपर आने में टाइम लगा 30 अपॉन x, नीचे जाने में टाइम लगा 44 अपॉन y, और दोनों मिला के टाइम कितना लगा? 10 आवर। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इक्वल टू 10। बन गया इक्वेशन। इक्वल टू साइन आया ना? नहीं समझे? टाइम प्लस टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम, दोनों को ऐड करिए, कितना आ गया? 10 आवर। टोटल टाइम तो 10 आवर लगा था। ठीक है, तो
चलिए बनाइए इक्वेशन, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, लिखना शुरू करिए। हाँ जी, हो गया ये, ठीक है। हाँ, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी ली हमने, x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या ले ली, y किलोमीटर पर आवर। अब हम दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लेते हैं, समझ आया। ओके, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, देखिए डिस्टेंस, ये केस नंबर 1 ले रहे हैं ना, बाकायदा बढ़िया से बनाइए, केस 1, ठीक है। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, समझ आया। और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 44 किलोमीटर, और स्पीड दोनों की एक्स वाई हमने मान रखी है। तो हम टाइम का फॉर्मूला बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। टोटल टाइम दिया है 10 आवर, टाइम की भाषा में बात हो रही है तो हम भी टाइम की भाषा में इक्वेशन को सेट करेंगे। बताइए, अप स्ट्रीम आने में डिस्टेंस 30, स्पीड x, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम को मैं अलग से नहीं लिख रहा, एक ही लाइन में इक्वेशन बना रहा हूँ ना, चाहे तो हम फिर डिटेल के साथ बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हैं इसको। बोलिए कितना टाइम लगेगा, 30/x, समझ आया। डाउन स्ट्रीम जाते समय कितना टाइम लगेगा, 44/y, और दोनों मिला करके कितना टाइम लगा, 10 आवर। दिस इज आवर, दिस इज आवर, दिस इज आवर, टाइम इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसको इक्वेशन मान लूँ। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह का होता था, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। इसमें x जो है साथ में आता था, नीचे नहीं आता था डिनोमिनेटर में। यहाँ भी x साथ में आता था नंबर के, नीचे नहीं आता था। लेकिन यहाँ देखिए x और y कहाँ आ गए, नीचे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको इक्वेशन नहीं मान सकते, यानी लीनियर इक्वेशन के तौर पे ये नहीं ट्रीट किया जाएगा। आया समझ, x और y साथ में होने चाहिए नंबर के, डिवाइड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहरकैफ हमको एक इक्वेशन अभी और चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 बोले दे रहे हैं, अभी हम काम नहीं करेंगे इस पर, समझ रहे हो। सेकंड सिनारियो में आइए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम इसी में बनाते हैं, है ना। आप अलग से बना सकते हो, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बताइए, अप स्ट्रीम कितना जा रहे हैं केस नंबर 2 में, 40 किलोमीटर है अप स्ट्रीम, 40, सो दिस इज 40। डाउन स्ट्रीम कितना है, 55। स्पीड तो वही रहेगी, ऊपर आने की x, नीचे जाने की y। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है टोटल, 13 आवर। ये हमारा सेकंड केस हो गया। सेम इक्वेशन बना सकते हैं आप, तो ये सेम चीज़ लिखेंगे, अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 40, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 55। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम दिया है, तो हम भी टाइम की भाषा में इक्वेशन सेट करते हैं। बोलिए, अप स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, 40/x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ रहे हो ना। दिस इज 40/x, और डाउन स्ट्रीम का टाइम 55/y, और टोटल टाइम 13। दिस इज आवर, दिस इज आवर, दिस इज आवर, टाइम टाइम टाइम, हो गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड। बस इनका काम खत्म हो गया, डायग्राम का काम खत्म, सिचुएशन का काम खत्म। अब 2 इक्वेशन हमारे सामने हैं, और वो ऐसे होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, है ना। तो हम कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे हम जुगाड़ क्या लगाते हैं। इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। तो हम 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं, ताकि वो इस रूप में आ जाएं, समझ आया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू v एंड 1/y इज इक्वल टू u। 1/x की जगह क्या लिख देना है, v, और 1/y की जगह क्या लिख देना है, u। लेकिन ये हम मान रहे हैं अपने से, ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है,
ये हम ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। तो जब इनके आंसर आएंगे तो वो फाइनल आंसर ट्रीट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसको तो हम डाल रहे हैं ज़बरदस्ती। फाइनल आंसर क्या ट्रीट किया जाएगा, एक्स और वाई ही चाहिए हमको। समझ आया, क्योंकि हमने इनिशियली एक्स और वाई को ही स्पीड मानी हुई है। दिख रहा है ना, दिखा। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा, देखिए 30 है यहाँ पे, और देखिए 1/x, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, 1/x है, 1/x को क्या लिख लेना है, v। 44 1/y है, 1/y को क्या लिखना है, u। अभी अलग अलग दिख रहा है 44 और u कि सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, सही में, हाँ। इज इक्वल टू 10। दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1। ये अब देखो, ये इस तरह दिख रहा है, एक्स वाई, एक्स आई वाई बस वेरिएबल नहीं है जी, ABCD ए से लेके जेड तक हमारे पास वेरिएबल है, हम जो चाहे वो यूज़ कर सकते थे। एक्स वाई तो वैसे ही रख लिया, अच्छा लगता है इसलिए, ठीक है, समझे। इसी तरह इसको बताइए क्या लिखना है, 40v 55u इज इक्वल टू 30। हाँ, अब ये बन गए हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हो गया। ये मिटाऊं इधर में, ये सिचुएशन कि बनाएंगे, मिटा दूं कि बनाना है, मिटा दूं, मिटा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ जी, अब यहाँ हम आएंगे मेथड पे बात करेंगे, कैसे बनाएं इसको। तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े नंबर हैं, किससे बनाना पसंद करें, पहले तो ये बताओ किस मेथड से चलें, एलिमिनेशन से चलें कि सब्स्टिट्यूशन से चलें। एलिमिनेशन से। किसको डिलीट करना पसंद करेंगे आप, v डिलीट करें, ज़्यादा आसान है, v को डिलीट करना ज़्यादा आसान है, उसके नंबर जाने पहचाने 30-40 है ना। तो आप कैसे करें, डिलीट कैसे होगा, तो आंसर है जब v के सामने वाले कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तब वो डिलीट होगा। तो सेम बनाना है, कैसे बनाना है, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 3 और 4, 30-40 के 0 हटा दो, 3 और 4 सोचो, 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12, एक 0 लगा लो आगे, 120। तो 30-40 का एलसीएम कितना हो गया 120, नहीं समझ आया। 3 और 4 का एलसीएम 3 4 जा 12, तो हमको इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। अब एक 0 आगे लगे हैं इसलिए 12 के अभी आप आगे आप एक 0 इमेजिन कर लीजिए, 120, तो इसको भी 120 बनाना है, इसको भी 120 बनाना है। तो इसको 120 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 40 से मल्टीप्लाई, नहीं समझे, या 4 से, जो भी है, 120 होगा कि 1200 होगा जी इसका एलसीएम 30 और 40 का, 4 से ही होगा ना, 30 और 40 120, यस ठीक है। तो इसको 120 बनाने के लिए क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा। समझ आया। तो यहाँ पे हम गोल्डन शब्द अपना लिख रहे हैं, टू एलिमिनेट, किसको डिलीट करना है, v। तो उसके लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 1 को किससे, 4 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। अब बाद में सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई जो हमको करना है वो हम कर लेंगे, हो गया। चलिए करवाइए मुझे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराइए, ये कितना हो गया 120v। इसको भी 4 से करिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 17 हो गया, ठीक है। इसको 4 से करिए 40, ठीक है। इसको किससे करना है 3, ये कितना हो गया 3 से इसको करिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 16, ठीक है, इज इक्वल टू 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और अब v के कोफिशिएंट सेम हो गए और दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस। डिलीट करने के लिए क्या करना है, प्लस की माइनस, माइनस माइनस में सबके साइन चेंज होंगे। सो माइनस, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, दिस इज प्लस का माइनस, अगेन दिस इज प्लस का माइनस, ये डिलीट हो गया, प्लस माइनस 120v। नहीं समझ रहे, आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 176 u में 165 u निकाल दो, कितने u बचे 11 भाई, 165
76 है ये, 65 75 10 होते हैं, एक और बढ़ा लो 76, 11 होंगे मेरे ख्याल से, तो 11u, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड 40 में से 39 गया 1, तो u कितना आया 1/11, ये ठीक है। लेकिन u हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए उसको हम आंसर भी नहीं मानेंगे u को, ठीक है। वो तो हमने डाला था ना, जबरदस्ती माने थे। यहाँ पे देखो ना ये, ठीक, u आया है तो v भी हम निकालेंगे। v निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में u की वैल्यू पुट कर दीजिए, कहीं भी। कहाँ रखना पसंद करेंगे आप, 1 में कि 2 में? 1 में रखें, ठीक। इक्वेशन है 30v प्लस 44u इज इक्वल टू 10। हाँ, u की वैल्यू 1/11, ठीक है। देखते जाना इधर, u है ना ये, ऐसे, तो ये तो कट जाएगा, 11 1 जा, 11 4 जा, 4 1 जा 4, ये 4 उधर भेजिए, कितना आया 6, तो v इज इक्वल टू, ये कटेगा, 6 1 जा 6 5 जा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, हो गया। लेकिन ये हमारे आंसर नहीं है u और v, हमारे आंसर कौन होंगे, x और y। तो v और x और u और y का रिलेशन ये है, यूज़ कर लीजिए। हमको मालूम है v बराबर है 1/x, या 1/x बराबर v, कुछ भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं 1/x बराबर v। वी नो दैट 1/x बराबर v है ये, और 1/y बराबर u है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि हमको x और y चाहिए। समझ में आ रहा है, आ रहा है? हाँ, अब v की वैल्यू कितनी आई है 1/5, v की जगह रखिए। इसी तरह से 1/y इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या थी 1/11, u की जगह रख दीजिए। अब x और y की वैल्यू दिख रही है आपको। अगर मुझे x निकालना है तो मैं x को ऐसे पलट देता हूँ, ये भी ऐसे पलट जाएगा। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 5, और यहाँ से y की वैल्यू 11। आ गया समझ? अब x आपने किसको माना था, अप स्ट्रीम की स्पीड थी बोट की, वो आ गई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 11 है, वो आ गई, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं 11 और 5, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड, दिस इज आंसर। नोट कर लीजिए।